अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, एक तो गार्ड डाउन में वो बच्चे जो सैटरडे को नहीं आए थे और दुआएं करते रहे कि अल्लाह ताला कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस आज का लेक्चर अपलोड हो जाए। तो वो कुछ भी जो हो गया ना, वो हो गया और मैं गुलबर्ग में क्लास ही नहीं ले सका। तो फिर वो क्लास अब दोबारा पढ़ा रहा हूँ। तो वो जो गार्ड डाउन में मैंने सैटरडे को पढ़ा दिया था, अब ये वही दोबारा हो रहा है। दूसरा, जो गुलबर्ग वाले बच्चे हैं, उनको एक नसीहत यह है ज़िंदगी की कि जितना ज़्यादा बेटा आप नेगेटिव होंगे ना, जितना ज़्यादा बदगुमानी करेंगे ज़िंदगी में, उतना ज़्यादा ना आपके लिए नुकसान है। क्योंकि बदगुमानी जो है ना, वो पसंदीदा चीज़ नहीं है। आप ये बताएं, गुलबर्ग वाले बच्चे, कॉलेज का इसमें क्या फ़ायदा या क्या मज़ा है कि आपको अचानक क्लास कैंसिलेशन का मैसेज आ जाए? मतलब कॉलेज को इसमें क्या फ़ायदा हो जाएगा? कॉलेज को इसमें क्या एंजॉयमेंट मिल जाएगी कि किसी तरह से कोई वो ग्रुप में मैसेज कर रहा है कि मैं ठोकर से वापस आया हूँ, मैं ये कर दिया, मैं तो वहाँ घर जा रहा था, ये कॉलेज वाले ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही करते हैं। आप ये सोचें कि कॉलेज को इसमें क्या फ़ायदा है कि आपको क्यों अचानक 2 बजे मैसेज करके बताएगा कि क्लास नहीं है? कॉलेज का क्या फ़ायदा है इसमें? यानी कौन सी इसमें कॉलेज की कोई करोड़ों की डील हो रही थी जो आपकी क्लास अचानक कैंसिल कर दी तो डील बन गई? या ऐसा कौन सा कॉलेज के किस एम्प्लॉय को क्या मजा था ये देखने में कि स्टूडेंट को देखें जरा, अचानक क्लास कैंसिल करें तो कितना मजा आता है, देखें जरा कॉलेज को क्या फायदा था ऐसा करने में? मैनेजमेंट ऐसी ही है, ये ऐसे ही करते हैं, ये ऐसे ही हैं। मतलब किसी को क्या मजा आ गया इस बात का कि आपको ठोकर से बुलवा लिया या आपको 2 दिन पहले नहीं बताया, एन मौके पे बताया? ये लोग ऐसे ही करते हैं, इसी तरह के लोग हैं, ये है ही ऐसे, ये है ही ऐसे। इससे ना आपके अंदर एक नेगेटिविटी बनेगी। और देखो, जब भी कोई इंसिडेंट हुआ है तो एक तो ये ईमान रखें कि जो भी हुआ है ना, वो होके ही रहना था और उसमें आपके लिए खैर ही है। अच्छा, हो सकता है कि 100 लोगों में से 80 के लिए खैर उसी वक्त पता चल जाए, बाकी 20 के लिए बाद में पता चल जाए, लेकिन हुआ आपका इसमें फ़ायदा ही होगा। लेकिन मेरे लिए दुख की बात इसमें ये है कि जुम्मे को मैंने छुट्टी की थी, फ्लू हो गया था मुझे वो, बल्कि जुम्मे को तो छुट्टी इसलिए मजबूरन कर ली थी कि बलगम की वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे, वरना मैं आता। सैटरडे को मैं आ गया, मैं घर से लड़के आ गया, मैंने छुट्टी नहीं करनी। मैंने बेगम कहती छुट्टी करें, मैंने कहा नहीं, बच्चे इतनी दूर से उन्होंने घर जाना है, मेरी वजह से रुके। मैं क्लास पढ़ाने आ गया। अब जब आ गया, मैंने गार्ड टाउन में 3 क्लासें पढ़ा ली, गुलबर्ग में आके FAR 1 पढ़ा ली। जो मुझसे FAR 2 में भी बैठा पढ़ रहा है, उसने देखा होगा कि FAR 2 में मेरा क्या हाल हो रहा था। मेरी आवाज़ टोटल बंद हो चुकी थी और मैं बोल रहा था और मेरी आवाज़ मुंह से नहीं निकल रही थी। मैंने FAR 2 की क्लास छोड़ दी, फिर कॉस्ट की भी छोड़ दी। जब इस तरह की बातें सुनने को मिलती है ना, देखें ये लोग ऐसे हैं, ये ऐसे, मुझे दुख होता है यार उसके लिए। मैं मतलब अपनी तकलीफ छोड़ के उठ के आ रहा हूँ कि नहीं, बच्चों को पढ़ाना है। और जब बिल्कुल गला बंद हो गया तो मैंने छोड़ा है। FAR 1 की मैंने पूरी क्लास पढ़ाई है। जो लोग GT में थे, मैं सैटरडे को खांस खांस के पढ़ा रहा था, और जो गुलबर्ग में भी थे उन्होंने भी उस वक्त हालत देखी थी। उसके बावजूद मैं पढ़ाने आ गया आप लोगों के भले के लिए। उसके बाद जब आप ये बातें करेंगे कि अचानक बता दिया, ये क्या बात हुई, कोर्स कैसे खत्म होगा? फिर उससे भी बड़े फनकार लोग वो हैं जो ये कहते हैं कि जी ये क्या बात हुई, ऑनलाइन क्लास क्यों हो रही है, हमने तो फिजिकल में एडमिशन लिया है। आ जाओ भाई, आ जाओ, पढ़ लो बैठ के आके। बेटे, आपका कोर्स है, आपके भले के लिए। या मैं ऐसे कर लेता कि मैं आपको ये कहता कि देखो 2 ईदें हैं और आपके पास टोटल इतना टाइम है। मैंने आपको गिनाए भी थे, तकरीबन 85 क्लासेस हैं। अब या तो आप ये कहें कि जी आप फिजिकल में मैनेज करें, ठीक है, मैं 85 क्लासों में समेट देता हूँ काम। यानी मैंने जो चीज़ अपने तौर पे कम से कम 105 क्लासों में पढ़ानी है, आपने फिजिकल के पैसे दिए हैं ना, तो मैं आपको फिजिकल 85 क्लासों में पढ़ा देता हूँ। कर लें ऐसे, हैं कर लें। यानी जो मैंने कम से कम 105 क्लासेस का सोचा हुआ है,
मैं आपको 85 क्लासों में समेट के पढ़ा दूं? अब वो जो 20 क्लासेस कम करूंगा तो उसका इफेक्ट आपके लिए पड़ेगा ना। अब वो जो मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ानी है वो कैसे होंगी? वो एक्स्ट्रा क्लासेस कैसे होंगी? गुलबर्ग का सेक्शन भी है, गार्डन का सेक्शन भी है, FR1 कॉस्ट, ये सब कैसे होगा? दिन 28 घंटे का हो जाएगा, दिन 30 घंटे का हो जाएगा। तो आपके भले के लिए ही एक्स्ट्रा क्लास होगी, तो वो बेटे ऐसे ही होगी। या तो मैं अभी ईद के बाद जब एक्स्ट्रा क्लासेस करूंगा, या तो मैं वो कोई शाम में कर रहा हूँ या संडे कर रहा हूँ। अब सब लोग तो नहीं शाम में आ सकेंगे, सब लोग नहीं संडे को आ सकेंगे, तो वो जो नहीं आ सक रहे होंगे उनके लिए फिर ये आपको क्लास मिल रही होगी। तो ये सब आपके भले के लिए मेरी तरफ से बेस्ट एफर्ट करके ये हो रहा है। अब अगर आप ये बहस शुरू कर देंगे ग्रुप के अंदर कि हमने तो फिजिकल में एडमिशन लिया है, ये क्या बात हुई, मैनेज करें आप लोग, आप आए बताएं कैसे मैनेज करें, बताएं क्या करूं, मुझे बता दें, कोई ग्रुप में मैसेज करके बता दे सर आपको पता नहीं है, आपको ना ऐसे करना चाहिए, तो आप मुझे बता दें, मुझे मशवरा दे दें, कोशिश कर लेंगे मैनेज करने की। तो आपके भले के लिए कोर्स कंप्लीट कराने के लिए बेटे ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये भी कॉलेज ने एक दफ़ा, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन कॉलेज ने बच्चों के लिए एक स्टेप ये लिया कि ईद है कब, जुम्मे या हफ्ते को, और मेरा ख्याल है कम से कम 70% बच्चे होते हैं जो दूसरे शहरों के होते हैं। मैंने जब पहले दिन क्लास में हाथ उठवा के देखे थे, कुछ 70-75% बच्चे दूसरे शहरों के होते हैं। अब जब दूसरे शहरों के बच्चे होते हैं, उन्होंने घरों को जाना होता है और एंड पे आके टिकटें अवेलेबल नहीं हो रहा, तो कॉलेज ने ये किया कि चलो मंडे से ही ऑफ करके ये सब ऑनलाइन दे देते हैं। ये तो आपके फ़ायदे की बात थी। उसके ऊपर भी जब आप इस तरह की नाशुक्री वाली बात करेंगे ना, ये क्यों किया, आप बुला लें जुमेरात तक, ठीक है भाई, आइंदा ईद की छुट्टियां भी नहीं दिया करेंगे, आए बैठे पढ़ लें। ये जो बाकी लोग यहाँ बैठे हैं, चलो आप लोग तो वैसे भी घर में फारिग बैठे थे, ये जो इस सारे आपके क्लासेस पढ़ाने के लिए सारा स्टाफ मौजूद होगा। मेरी फैमिली नहीं है, मैंने नहीं ईद की छुट्टियां करनी होती। ये जो IT वाले लोग हैं, इनकी फैमिली नहीं है, ये नहीं छुट्टियां करने वाले होंगे। आपके भले के लिए आपको अच्छे तरीके से कोर्स कवर कराने के लिए सारी प्लानिंग हो रही होती है। तो आप लोग जब इस तरह की चीज़ें करेंगे ना कि कॉलेज वाले मैनेजमेंट ऐसे ही है और ये इसी तरह करते हैं, हमने फीस दी है, इस सोच के साथ बेटे आप ज़िंदगी में फ़ायदे नहीं ले पाएंगे। फिर आप सारी ज़िंदगी रोते ही रहेंगे, रोते रहेंगे, माँ बाप को भी रोते रहेंगे, मुझे दिया क्या आज तक आप लोगों ने, मेरे लिए क्या किया आपने आज तक। माँ बाप को भी रोते रहेंगे, कल को खुद माँ बाप बन जाएंगे फिर भी रोते ही रहेंगे, कल को नौकरी करने जाएंगे, बिजनेस करेंगे, तब भी रोते रोते जिंदगी गुजार देंगे आप। तो पॉजिटिव सोचा करें। कॉलेज आप ठीक है, कॉलेज ने फीस डेफिनेटली ली है ना, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कॉलेज फीस लेने के बाद आपके पैसे गबन करके भाग नहीं रहे हैं, आपके भले के लिए क्लासेस सारी मैनेज कर रहे हैं। जो भी किया जा रहा होता है, हाँ ह्यूमन एरर की गुंजाइश होती है, मेरे अंदर एक इंसान होने के नाते खामी हो सकती है। यानी आप मुझसे ये बहस कर सकते हैं कि आप जो चीज़ बता रहे हैं, आप 40 मिनट में बताने की बजाय आप उसको 30 मिनट में भी बता सकते थे, आप थोड़ा और बेहतर करें अपने आप को। ठीक है भाई, इंसान हूँ, ये लिमिटेशंस हो सकती हैं, लेकिन जब आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद कॉलेज की मैनेजमेंट और टीचर्स, इन सब की एक ही कोशिश है कि किस तरह से बेहतरीन तरीके से कोर्स भी कंप्लीट हो और इतनी अच्छी प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट हो कि आपका अच्छा पेपर पास करने के चांसेस बढ़ जाएं। इस उम्मीद से चलेंगे तो आपको फिर कॉलेज के हर छोटी छोटी बातों पे एतराज नहीं किया करेंगे आप। लेकिन जब आप लोग छोटी छोटी बातों पे बेतुके एतराज करते हैं ना, तो दुख होता है यार कि कॉलेज की मैनेजमेंट ऐसी है और ये ऐसे हैं, इनको पहले सोचना चाहिए था, पहले करना चाहिए था। ये सारा जब आप कॉलेज के स्टूडेंट बन गए तो मैनेजमेंट और टीचर्स ये दोनों इसी बात पे कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या ऐसा किया जा सके जो आपके लिए बेहतर हो। और जब उसमें आप इस तरह के मैसेज करने शुरू कर देंगे तो दुख होता है। तो इसलिए पॉजिटिव चला करें, नेगेटिविटी ग्रुप्स में ना फैलाया करें। और ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, भाई हो गई गलती एडमिन वाले से, उसने एक्स्ट्रा क्लास का मैसेज ऑनलाइन ग्रुप में कर दिया, गलती हो गई, मैं मानता हूँ उन बेचारों से गलती हो गई। ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस के मैसेजेस है ना, ये ऑनलाइन वालों के लिए नहीं है। ऑनलाइन वालों के लिए जो लेक्चर की नंबरिंग जैसे चल रही है आपके कोर्स में वो अवेलेबल हो जाया करेगा। तो ये आपके लिए मसला नहीं है कि लेक्चर संडे को हो रहा है कि सैटरडे, आपको क्या लगे लेक्चर किस दिन हो रहा है, आपका सारा कोर्स आपके पोर्टल पे तरतीब से अवेलेबल होगा। तो वो ग्रुप में अगर आइंदा इस तरह का कोई ऑनलाइन वाले बच्चों को मैसेज आ भी जाए ना कि फलाने दिन जो है एक्स्ट्रा क्लास होगी, इतने बजे होगी, वो गलती से आपको पहुंचा होगा, असल में वो फिजिकल क्लास के बच्चों का आना होगा। और ऐसा नहीं होगा कि आपसे छुप के फिजिकल वालों को कुछ और चुप के पढ़ा दूंगा, ये सर को ज्यादा पढ़ाने नहीं, ये कुछ और एक्स्ट्रा क्लास में कुछ और बता रहे हैं, समोसे भी खिला रहे हैं साथ। मैं खिलाता कुछ नहीं हूं, मैं पढ़ाता हूं सिर्फ।
हाँ नहीं, वो रमज़ान तो अब हमेशा नहीं चलना ना, वो तो ख़त्म हो जाना है सच। तो तो ऑनलाइन वाले बच्चों को जो एक्स्ट्रा क्लास का मैसेज आ जाता है वो गलती से आ जाता है। हाँ, जब मैं एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू करूंगा तो मैं क्लासेस में बता रहा हूँ कि इस वीक में एक एक्स्ट्रा है, दो एक्स्ट्रा है, तो उसके लिए फिर आप मेंटली तैयार रही है कि दो क्लासेस एक्स्ट्रा आ जाएंगी। और क्या कहना था, बस यही थी जीर्स। तो नेगेटिव ना रहा करें, पॉजिटिव रहा करें। वैसे भी अच्छा जी, मैंने लेक्चर 13 में सवाल दिया था एक होमवर्क। उसमें था कि अच्छा, चूंकि शुरू में लग रहा होगा कि मैं कोई नसीहतें कर रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ बच्चों ने फॉरवर्ड कर दिया हो और थोड़ी देर बाद उनको होश आए कि ये तो हमने पहले पढ़ा था। तो हाँ, जीटी में मैं सैटरडे को पढ़ा चुका था। तो ये जो आप जीटी वाले बच्चे देख रहे होंगे, ये सैटरडे वाली बातें ही पढ़ा रहा हूँगा। गुलबर्ग में नहीं पढ़ा सका था, रिकॉर्ड नहीं हो सका था तो जीटी वाले बच्चों ने जो सैटरडे को पढ़ लिया था, वही सब दोबारा हो रहा है। एक सवाल दिया था मैंने 2010 का, क्वेश्चन नंबर 5, ऑटम 10 क्वालिटी लिमिटेड के नाम से दिया था। ये सारा का सारा ना वैसा ही था जैसे क्लास में हमने उस दिन स्प्रिंग 21 किया था। इसमें सॉल्यूशन के अंदर एक वर्किंग में ना दो लाइनें कट गई हैं, वो या तो मुझसे कॉपी करते हुए कट गई हैं या फॉर्मेटिंग करते हुए कट गई हैं। वर्किंग में दो लाइनें ऐड कर लें, सॉल्यूशन में वर्किंग में दो लाइनें ऐड कर लें। जगह नहीं होगी आपके पास, आप रजिस्टर में कर लें बेशक। आप देखेंगे वर्किंग 1 जो है ना 20 जून पे एंड हुई हुई है। पीछे सॉल्यूशन में वर्किंग 20 जून पे एंड हुई हुई है, तो कहाँ एंड हुई हुई है? यूनिट्स कितने? 247500, रेट 86, 21284,950। तो एक तो 21 जून को, 21 जून को क्या हो रहा है? इश्यू हो रहे हैं कितने? 150, 86 वाले 129000000, बाकी रह जाएंगे 97500, 86 वाले 8385, नहीं 84950। और फिर क्या हो रहा है? चोरी हो रहे हैं कोई गायब। कब? 30 जून को चोरी हो गए कितने? 4086 वाले 344000, 93500, 86 वाले 40950। ये वर्किंग में ना ये दो लाइनें कट गई हुई थी, ये लिख लेना। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था एनआरवी की जो ईयर एंड पे एडजस्टमेंट होती है वो इस टेबल में नहीं करते। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस टेबल के अंदर, चूंकि स्टैंडर्ड नहीं है ना, कॉस्ट मैनेजमेंट में तो स्टैंडर्ड नहीं है, तो कुछ लोगों का मानना ये है कि एनआरवी की एडजस्टमेंट इस टेबल में एडजस्ट हो जानी चाहिए, लेकिन आईकैप के सोल्यूशन में भी कभी नहीं हुई। मेरा भी ये ख्याल है कि एनआरवी एक सेपरेट कैलकुलेशन होती है, उसको इसमें एडजस्ट नहीं किया जाता, वो एक अलहदा से बस एंट्री होती है। जी हाँ जी, रिप्लेसमेंट में दोबारा मैं इशू कर रेट पुराने वाले 2021 स्प्रिंग 2021 वाला जो सवाल मैंने बोर्ड पे किया था, तो उसमें ना मैंने 2021 वाला क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें एक ट्रांजैक्शन थी कि कस्टमर ने, केएल ने हमने एक दफा कस्टमर को बेचे थे यूनिट्स,
फिर उसने उनमें से खराब वाले वापस किए थे, फिर कुछ अरसे बाद हमने उसको दोबारा बेचे थे। तो हम और कस्टमर, हमारे दरमियान ट्रांजैक्शन हो रही थी, बेचे, वापस आए, दोबारा दे दिए। चूंकि दोबारा उसको उन्हीं खराब की रिप्लेसमेंट में दिए थे, तो कस्टमर एक्सपेक्ट करेगा कि वही रेट होना चाहिए। ऐसे ही है ना, खराब चीज थी, उसने हमने इसको रिप्लेसमेंट में दोबारा दे दिए। तो हाँ, मैंने इस सवाल की एंट्रीज में खुद से 10,000 रुपए सेल प्राइस अज्यूम की थी और एंट्रीज करके दिखाई थी कि हम उसको दोबारा से जब सेल प्राइस 5,000 रिप्लेस करके दे रहे थे तो 10,000 के ऊपर ही मैंने लिखा था। लेकिन ये जो रिप्लेसमेंट थी ये दोबारा सेल थी, बस ये कोई रिटर्न नहीं थी। तो कॉस्ट के एतबार से उस पर कौन सा रेट लगना था, उस वक्त की इशू वाला। इस सवाल में अब ये परचेज वाली साइड आ गई। हमने सप्लायर से कुछ यूनिट्स खरीदे, फिर उसको वापस किए, परचेज परचेज रिटर्न। अब जब वो खराब उसको वापस किए और उसकी रिप्लेसमेंट में उसने हमें दोबारा यूनिट्स दिए, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, किस रेट पे दे वो, जिस पे थे। इसीलिए हमने उसको उसी परचेज प्राइस पे दोबारा स्टॉक में इन किया, क्योंकि ये तो हमारे कॉस्ट के रिकॉर्ड हैं। जब सेल की बात हो रही थी तो इन रिकॉर्ड्स के अंदर सेल प्राइस नहीं आती, कॉस्ट आती। लेकिन हम कस्टमर के साथ जो चीजें बेच के वापस लेके फिर दोबारा दे रहे थे, वो मेरी और कस्टमर की ट्रांजैक्शन थी, हम उसको उतनी प्राइस चार्ज कर रहे थे, लेकिन रिकॉर्ड में हमारे कॉस्ट शो हो रही थी। इसलिए आपको वही 10,000 रिकॉर्ड में नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब क्या है कि सप्लायर और हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो कॉस्ट ही है। तो वो जिस प्राइस पे हमें उसने पहले बेचा था, हमने रिटर्न किया, फिर वो रिप्लेसमेंट में हमें दोबारा देगा, तो फिर वो उसी प्राइस पे देगा ना। चूंकि अब ये परचेज की बात हो रही है तो अब ये कॉस्ट है, तो इसलिए वो सेम चीज हमारी कैलकुलेशन में इन हो जाएगी। पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया, मैंने सही कहा है। तो इस सवाल के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस वैसे ही हैं जैसे स्प्रिंग 21 में थी। सिर्फ वैल्यूज का आगे पीछे फर्क है। वो गुड्स थी, वहां पर सेल्स थी, यहां मटेरियल है तो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। और बाय डिफॉल्ट मैंने कहा था मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल होता है, इसलिए ये वर्क इन प्रोसेस में डेबिट जा रहा है। और इसमें जिन्होंने सवाल किया है उन्होंने अगर इसमें कुछ पूछना है, हाँ ग्रुप में किसी बच्चे ने पूछा था, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये जो ईयर एंड के ऊपर एनआरवी की एडजस्टमेंट होती है, होता ये है कि हमने अपनी बुक्स में इन्वेंट्री का अकाउंट परपेचुअल सिस्टम है ना, साथ साथ डेबिट क्रेडिट किया हुआ है। साल के शुरू में एक बीडी बैलेंस था, साल के दौरान इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट होती रही। ये सारी इन्वेंट्री जो डेबिट क्रेडिट होती जा रही है, ये इन्वेंट्री कॉस्ट के ऊपर ही डेबिट क्रेडिट हो रही है। इस अकाउंट इस अकाउंट में इन्वेंट्री के इन आउट डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं इस अमाउंट से, कॉस्ट से। तो इसका जब सीडी बैलेंस आ रहा होगा वो क्या होगा, बाकी बची हुई इन्वेंट्री की कॉस्ट। अगर ये जो बाकी बची हुई इन्वेंट्री की कॉस्ट है ये 1,000 रुपए है और क्लोजिंग स्टॉक की एनआरवी 800 रुपए 1,800 रुपए, तो ये ठीक है। लेकिन अगर एनआरवी 800 रुपए है तो बैलेंस शीट में 1,000 नहीं 800 जाना है। अब हमें इसको 800 बनाने के लिए यहां पर एक एंट्री करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री को 200 से क्रेडिट करना पड़ेगा। जब ये करेंगे तो ही नया सीडी बैलेंस 800 बनेगा। ये वो एनआरवी राइट डाउन की एडजस्टमेंट है जो मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट की थी। और अगर रॉ मटेरियल है तो एफओएच कंट्रोल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट की थी। तो एनआरवी की जो एडजस्टमेंट है ईयर एंड पे, वो एनआरवी की अमाउंट से नहीं है, जो कॉस्ट और एनआरवी का फर्क है उससे है। तो इस सवाल में हमारे पास 86 रुपए कॉस्ट की चीजें आ रही हैं, जबकि कुछ यूनिट्स ईयर एंड पे ऐसे हैं जिनकी एनआरवी सिर्फ 30 रुपए की रह गई हुई है, तो उनको 86 से 30 तक लाना है। तो एंट्री कितने से होगी, 56 से। तो इसलिए ये जो एनआरवी की एडजस्टमेंट हुई हुई है ये 56 से हुई हुई है। तो एनआरवी की एडजस्टमेंट होती है ईयर एंड पे बचे हुए जो क्लोजिंग स्टॉक है, टी अकाउंट में अभी फिलहाल उनकी कॉस्ट आ रही है। अगर एनआरवी कम है
तो हमें इस डिफरेंस से एंट्री करनी पड़ती है। इस एंट्री को एनआरवी राइट डाउन मैंने कहा था। और इस सवाल में आप बैठे हुए में से किसी ने कुछ पूछना है, जो ऑनलाइन वाले भी हैं उनमें से मुझे लगता यही है कि ये 56 रुपये पूछने थे वो मैंने बता दिए, और आपने कुछ पूछना है तो पूछें जी। वापस आए। हाँ हाँ। फाइफो हो या वेटेड एवरेज हो, जो यूनिट्स खरीद रहे होते हैं, वो किस रेट पे इन होते हैं, चाहे फाइफो हो चाहे वेटेड एवरेज हो, जो खरीद रहे हैं, जिस पे खरीद रहे हैं। यानी फाइफो और वेटेड एवरेज की जिंदगी का मकसद ये बताना नहीं है कि जो स्टोर में खरीद के ला रहे हैं वो कितने के लाने हैं, वो तो जितने के खरीद रहे हैं उतने के ही लाने हैं। तो फाइफो एफको के रूल किस पे लगते हैं, जो आउट हो रहे होते हैं, चाहे वो बेच रहे हैं, चाहे रॉ मटेरियल है तो वो इस्तेमाल हो रहा है, चाहे गुड्स बांट रहे हैं, मुफ्त में बांट रहे हैं, चाहे ओनर लेके जा रहा है, चाहे चोरी हो रही है। तो जो भी फाइफो और एफको के रूल है वो किस पे लगते हैं, जो आउट हो रहे होते हैं। अच्छा, अब जब आउट हो रहे होते हैं तो चाहे फाइफो हो चाहे एफको हो, उन आउट होने वालों पे कौन सा रेट लगेगा जो उस वक्त इन्वेंट्री पड़ी हुई है। फाइफो में 3-4 तरह के रेट पड़े हुए हो सकते हैं, तो जो उनमें से पुराना है। एफको में एक ही रेट आ रहा होगा, वही लगेगा। तो फाइफो हो या एफको हो, दोनों में कॉमन बात यह है कि ये इशू पे कौन सा रेट लगना है ये बताएंगे, और वो कौन सा रेट होगा ये कैसे फैसला करेंगे हम, उस वक्त के स्टॉक को देख के। ये बात फिर बता रहा हूं, चाहे फाइफो मेथड है चाहे एफको मेथड है, जो यूनिट्स परचेज होके इन होंगे उन पे कौन सा रेट लगेगा, जितने के वो खरीदे हैं। तो उसके लिए तो कोई सवाल ही नहीं है कि कौन सा रेट लगना है, वो तो जितने के खरीदे हैं वही रेट लगना है। लेकिन जो आउट होंगे और अल्टीमेटली जो बच जाएंगे उनके लिए बनाए फाइफो और एफ को। तो चाहे फाइफो हो चाहे एफ को हो, जब भी इशू होगा तो कौन सा रेट लगना है कैसे फैसला करेंगे हम, जो उस वक्त मौजूद हैं। इशू ट्रांजैक्शन के वक्त जो स्टॉक मौजूद था उसके हिसाब से फैसला करेंगे कि कौन सा रेट लगना है, फाइफो में भी और एफको में भी। आने वाले किस रेट पे, जितने के खरीद रहे हैं, और इशू वाले जो उस वक्त स्टॉक में पड़ा था। ये फाइफो एफको का रूल है। लेकिन इस रूल को सिर्फ एक चीज डेविएट करेगी, वो होगी रिटर्न। रिटर्न चूंकि ऊपर हुई एक ट्रांजैक्शन का रिवर्सल होती है, तो इसलिए जिस पे वो ट्रांजैक्शन ओरिजिनली रिकॉर्ड की थी उसी रेट पे वो रिटर्न रिकॉर्ड होगी, बस। अब ये जो प्रोडक्शन में मटेरियल भेजा और वहां से वापस आ गया, ये दोनों सेम रेट पे आएंगे। अगले दिन जब दोबारा भेज दिया, ये अब एक अलग इशू है। बेशक हमें ज़बानी पता है कि चूंकि पहले वापस आई थी अगले दिन दोबारा भेज दी, क्या ये लाजमी है कि जो मटेरियल पिछले दिन वापस आया था वही सुबह जाएगा? जरूरी तो नहीं है ना। मटेरियल वापस आया था, जाके फिर स्टोर में रख दिया, फिर अगली सुबह जब दोबारा प्रोडक्शन को भेजना था, अब की बार हो सकता है नीचे वाले शेल्फ से चीज निकाली हो, तो ये एक अलग ट्रांजैक्शन है। तो सिर्फ रिटर्न के साथ ऐसा करना है कि जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई थी रिटर्न उसी रेट पे रिकॉर्ड होगी। उसके अलावा दोबारा इशू करना ये सेपरेट ट्रांजैक्शन है। तो इसलिए दोबारा प्रोडक्शन को इशू करते हुए हमने इसको सिंपली इशू लिया और जो स्टॉक में उस वक्त रेट अवेलेबल था वो वाला लगाया। और इस सवाल में कुछ सवाल है? ठीक है। क्वेश्चन 1 में बोर्ड पे कर रहा था शायद, और प्रोडक्ट ए, बी और डी कर दिया था।
3 दिन बहुत होते हैं भूलने के लिए, भूल गए होंगे आप। सवाल दोबारा पढ़ लें। ऑटम 21 सवाल दोबारा पढ़ लें, भूल भाल गए होंगे। चली जाए। लेकिन मैंने वो जो एक सवाल उस दिन जीटी में कहा था कि आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, तो वो मैं आज शायद इधर कर दूं डिस्कस। ठीक है, जाइए। सवाल कहा था पढ़ने को, पढ़ते हैं। 4 प्रोडक्ट्स हैं, चारों के लिए हम लोग कर ये रहे थे कि क्लोथिंग स्टॉक के यूनिट्स दिए हुए थे। प्रोडक्ट ए और बी में डिफेक्टिव भी थे, नॉर्मल भी थे, और इनकी एनआरवी अलग अलग निकालनी थी क्योंकि कॉस्ट दी हुई थी। ए बी डी की समरी बता देता हूँ। जो नॉर्मल एनआरवी निकालनी थी वो इस रिटेल प्राइस में से सेल्स टैक्स को अलग करना था, और कॉस्ट टू सेल दी हुई थी। और जो डिफेक्टिव वालों की एनआरवी निकालनी थी उसके 2 रास्ते मौजूद थे। और हाँ, ये मैंने जीटी में की थी बात, हाँ यहाँ नहीं हुई ये ना। मुझे ग्रुप में कुछ मैसेजेस से आइडिया हुआ कि कंफ्यूजन मच गई कुछ बच्चों को। ये जो डिफेक्टिव वाले हैं, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी दोनों, इनकी एनआरवी डिफेक्टिव वालों की हमने 2 रास्ते से निकाली थी। एक विदाउट रीवर्क निकाली थी और एक आफ्टर रीवर्क थी। मुझे कुछ ग्रुप में मैसेज देख के ये पता लगा शायद बच्चे इसको कोई रिलेट कर रहे हैं कि ये कोई खास डिफेक्टिव यूनिट्स की बात हो रही है, कि डिफेक्टिव यूनिट्स के लिए हमने लॉस कम से कम दिखाना है तो चलो एनआरवी बढ़ा लें। ये जो मैंने आपको बात की है ना, एनआरवी हायर लेनी है, ये बात डिफेक्टिव यूनिट तक मशरूत नहीं है। ये किसी भी प्रोडक्ट के लिए हमेशा की एक बात है। एनआरवी क्या होती है? सेल प्राइस, जितने का हम बेच लेंगे माइनस खर्चे। अब कितने का बेचेंगे ये तो बिजनेस अपनी अकल से फैसला करेगा ना।
ये बिजनेस किसी आईएएस से थोड़ी पूछेगा या कॉस्ट अकाउंटिंग की किताबें देख के थोड़ी फैसला करेगा कि कितने का बेचना और किस मार्केट में जाके बेचना है। बिजनेस कहां बेचेगा? कौन सी मार्केट में जाके बेचे? जहां पर ज्यादा पैसे ले पाए। तो अब ये सिंपल एक बिजनेस लॉजिक है कि कोई भी बिजनेस अपना प्रोडक्ट वहां बेचेगा जाकर जहां पर उसको ज्यादा पैसे मिले। अब ये चीज सवाल में आपसे टेस्ट हो सकती है, लेकिन ये चीज सिर्फ डिफेक्टिव यूनिट्स के लिए टेस्ट होगी ये नहीं जरूरी है। इसका सिर्फ डिफेक्टिव यूनिट से ताल्लुक नहीं है, ये नॉर्मल प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है। सवाल में लिखा हो सकता है कि इतने का इतने का भी बेच सकते हैं, या अगर इसको थोड़ा बेहतर कर लें तो फिर इतने का भी बेच सकते हैं। तो इन्वेंट्री को कॉस्ट और एनआरवी पे कंपेयर करने वाला रूल आएगा बाद में। पहले अकल तो लगाएं, वहां बेचेंगे जहां ज्यादा फायदा है। तो बिजनेस चूंकि जाहिर है लॉजिकली वहीं जाकर बेचेगा जहां ज्यादा फायदा है, तो हम एनआरवी तो पहले ठीक निकाल लें। तो एनआरवी कौन सी वाली होगी? जो हायर होगी। अब आके कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू होगी कि उस एनआरवी और कॉस्ट का मुकाबला। तो ये सवालों में चीज आपसे इस अक्लमंदी की टेस्ट हो सकती है कि एक प्रोडक्ट को बेचने के एक से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं, तो आपने वो रास्ता चुनना है जहां पर एनआरवी हाईएस्ट आ रही होगी। तो इसका ताल्लुक सिर्फ डिफेक्टिव यूनिट से नहीं है। तो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों में कॉमन बात यह थी कि इनको ऐसे भी बेच सकते थे और रीवर्क करके भी बेच सकते थे। तो दोनों में हमने ये दो एनआरवीज निकाली और कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर करके तो वैल्यू निकाल ली। बी में सिर्फ इतना किया था कि नॉर्मल सेल प्राइस जो अभी इस वक्त टेबल में आ रही है वो डिस्काउंट करना पड़ना था, वो सस्ता करना पड़ना था क्योंकि मार्केट में उसके रेट हो गए हैं डाउन। और डी में भी ऐसे ही था कि रेट डाउन है तो उसको मार्केट में सस्ता करके बेचना है, लेकिन डी में डिफेक्टिव यूनिट्स नहीं थे तो सिर्फ नॉर्मल वाले की ही सेल प्राइस निकलनी थी। तो ए बी और डी ये मैंने क्लास में कर दिए थे गुलबर्ग में। जीटी में मैंने सैटरडे को किए थे। सी कराने से पहले मैं रिक्वायरमेंट 1 और 2 दोबारा समझाता हूं। रिक्वायरमेंट 2 क्या है? रिक्वायरमेंट 2 इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। अगर रिक्वायरमेंट 1 ना होती, सिर्फ रिक्वायरमेंट 2 होती कि बस इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल दें, तो भी हम सवाल ऐसे ही सॉल्व करते। रिक्वायरमेंट 1 में उसने लिखा हुआ है कि एंट्रीज चाहिए उसको। कौन सी एंट्रीज, क्या करने के लिए एंट्रीज, इस पे आते हैं बाद में। उससे पहले आप एक काम ये करिए कि पेज 3 पे आए। पेज 3 मैंने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की डबल एंट्रीज पढ़ाई थी आपको, आखिर से देखें फिनिश गुड्स। पेज 3 के एंड पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फिनिश गुड्स की एंट्रीज, पहली 5 एंट्रीज देखें। ये पूरे महीने में होने वाली ट्रांजैक्शंस हैं, ये उनकी एंट्रीज हैं। यानी चीजें बन रही होंगी, बिक रही होंगी, बिकी हुई चीजें वापस आ रही होंगी, ये ट्रांजैक्शंस पूरे महीने हो रही होंगी। लेकिन जो एंट्री नंबर 6 की हुई है मैंने, 6 अच्छा नहीं सॉरी मैंने सही नहीं बोला। एंट्री 1, 2 और 3 और चलो 4 भी, ये पूरे महीने होने वाली ट्रांजैक्शंस होंगी। चीजें बन रही हैं, महीने में एक ही दफा बनी है, बनती जा रही होंगी, जब भी बन रही होंगी पहली एंट्री हो रही होगी। एंट्री नंबर 2, साल के आखिरी दिन ही चीजें बिकेंगी, नहीं पूरे साल बिक रही होंगी, जब भी बिकेंगी सेल वाली एंट्री होगी। बिकी हुई चीजें जब भी वापस आएंगी नंबर 3 एंट्री होती रहेगी। खराब चीजें जब भी बिकेंगी नंबर 4 एंट्री होती रहेगी। तो ये है पूरे साल में होने वाली ट्रांजैक्शंस और बार बार उनकी एंट्रीज होंगी। नंबर 5 ये क्या है? नंबर 5 और 6 दोनों मंथ एंड पे या ईयर एंड पे जो चीजें पड़ी रह गई हैं और वो खराब हैं, उनको हमें राइट डाउन करना है। ये कब हो रहा होगा काम? ये मंथ एंड पे ही हो रहा होगा। और ये इसलिए हो रहा होगा, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बात बोली थी कि इन्वेंट्री अकाउंट बना होगा, डेबिट क्रेडिट पूरे साल में होता रहा होगा,
और इधर साल के एंड पे सीडी बैलेंस क्या आ रहा होगा, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट। लेकिन बैलेंस शीट बनाते हुए हमें ये इंश्योर करना है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यही है, कहीं से कम तो नहीं है। अगर एनआरवी कम हुई तो उसको कम करना पड़ेगा ना, ये हमें ईयर एंड पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सारा साल क्या हो रहा था, एडजस्टमेंट्स के ट्रांजैक्शंस हो रही थी। ईयर एंड पे आके क्लोजिंग के साथ ये हालत, उसको कॉस्ट से एनआरवी पे लाने के लिए एक 200 रुपए की एंट्री करना, जो मैंने भी पहले 2000 और वो 800 और 1000 बोला था, वो एडजस्टमेंट है। या इसी तरह से अगर साल के एंड पे आके पता चला कि कुछ एरर्स हो गए थे साल के दौरान, इंट्रो में शायद आपने थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा हो, वैसे एफएआर 1 में है वो तफसील से, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया लिया होगा। ये काम कब हो रहा होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये भी ईयर एंड पे हो रहा था। ये एडजस्टमेंट्स हैं। तो एनआरवी राइट डाउन करना एडजस्टमेंट है। ईयर एंड पे पड़ी हुई चीजें खराब हैं, उनको नॉर्मल इन्वेंट्री से निकाल के डैमेज इन्वेंट्री में फेंकना एडजस्टमेंट है। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई एरर हो गया था, उस एरर को रेक्टिफाई करना एडजस्टमेंट है। अब रिक्वायरमेंट 1 देखते हैं, सवाल की रिक्वायरमेंट 1। रिक्वायरमेंट 1 की वर्डिंग पढ़ के देखें। एक मिनट, रिक्वायरमेंट 1 की वर्डिंग पढ़ें ध्यान से। पढ़ ली? तो वो आपसे कह रहा है कि सेल्स की एंट्रीज कर दें, मैन्युफैक्चरिंग की एंट्रीज कर दें, फिर सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्रीज मांग रहा है। तो इसका मतलब है सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो चुकी, इवन के उसने मंथ एंड पे क्लोजिंग स्टॉक की भी सारी कैलकुलेशन कर ली होगी, लेकिन एनआरवी वाली चीज वो भी नहीं कर सका, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी है। इसी तरह से पहले बुलेट पॉइंट से पता चल रहा है कि उससे कुछ एरर भी हो गया था। पहला बुलेट पॉइंट प्रोडक्ट सी, तो आपसे वो रिक्वायर कर रहा है कि ये जो एरर हुआ था ये ठीक कर दे, और वो जो एनआरवी की एडजस्टमेंट अगर करनी है तो वो कर दें। तभी रिक्वायरमेंट 2 क्या है, एडजस्टेड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। यानी उसने जो ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई है वो एनआरवी की कैलकुलेशन नहीं कर सका, तभी उसने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, और वो एरर ठीक नहीं कर सका। तो ये आपसे रेक्टिफाई करने के लिए और एनआरवी एडजस्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट 1 एंट्री मांगी है, और जब एडजस्टमेंट्स कर लेंगे तो रिक्वायरमेंट 2 इसलिए एडजस्टेड वैल्यू मांगी है। तो पॉइंट नंबर 1 में एंट्रीज कौन सी मांगी है, एनआरवी राइट डाउन, और वो जो एरर किया हुआ है प्रोडक्ट सी का। अब बोलें क्या कह रहे हैं। तो एरर क्या है सी का, एरर ये है कि बेचे थे असल में 5600, लेकिन लिख लिया उनको 6500। चूंकि ये एरर है और इसको एडजस्ट करने को कहा है, तो वो जो ऊपर टेबल के अंदर कॉलम सी में क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, ये फिर सही वाला आ रहा है कि गलत वाला आ रहा है, ये गलत वाला आ रहा है। तो ए बी और डी मैंने कर दिया था प्रोडक्ट सी। क्लोजिंग स्टॉक कितना, 5000 गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि असल में सेल की थी 5600 यूनिट्स, लेकिन 6500 लिख लिए थे, यानी ज्यादा सेल करना लिख लिया था, तो क्लोजिंग स्टॉक कम आ गया होगा। तो 5000 कम है, कितना, 900 कम है। 900 कैसे, 65 56 का डिफरेंस। तो सही क्लोजिंग स्टॉक बन गया 5900। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक, और कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट है 900। इनमें कोई डिफेक्टिव यूनिट्स हैं नहीं, तो बस एक ही एनआरवी निकलेगी। टेबल में कितनी आ रही है, 13 20 100 बाय 110, 1200। कॉस्ट टू सेल 100, एनआरवी 1100। तो कॉस्ट लोअर है, तो वैल्यू बन गई इसकी
5900 यूनिट्स इंटू 900, 5310,000 ये प्रोडक्ट्स की। एनआरवी राइट डाउन करना और ये छठी एंट्री जो है कॉस्ट गुड्स बट इन स्टॉक। ये जो एनआरवी राइट डाउन वाली लिखी हुई है ना, ये मैंने लिखा था कि जनरली ये नॉर्मल कंसिडर हो रहा होता है, यानी ये हमारी नॉर्मल ही गुड्स हैं, ख़राब नहीं हुई हैं। बस क्या है कि रैक में नीचे पड़ी हुई थी, थोड़ी सी दब गई हैं, तो उनको थोड़ा सस्ता बेचना पड़ेगा। या जिस तरह से जूतों वाला अगर हम बिजनेस लें तो वो क्या करते हैं कि जो पुराने जूते पड़े रह जाते हैं ना, उनको फिर अगली दफ़ा सेल पे बेचते हैं। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ फैशन हो गए होते हैं। तो ये उस तरह की चीज़ें, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल कंसिडर हो रही होती हैं। जो छठी एंट्री है वो है जो ख़राब हो गई चीज़ें और कबाड़ियों को बेचनी है, उनको फिर हम नॉर्मल इन्वेंट्री से निकाल के डैमेज इन्वेंट्री में डाल देते हैं। ये वही चीज़ है जो अभी 2 सवालों के अंदर वो आखिर में जो ख़राब वाले यूनिट थे वो ले थे, जो 2000 के बेच दिए। पॉइंट नंबर, अगर मैं क्वेश्चन 2 की बात करूं तो ये हैं पॉइंट नंबर 5, जो 1500 ख़राब थे और उनको 2000 का बेचा था। अगर उनको बेचा ना होता तो हम उनको डैमेज इन्वेंट्री में डेबिट कर देते। प्रोडक्ट ए बी सी डी डन। अच्छा, अब इसकी ऑफिशियली जो रिक्वायरमेंट थी ना, अब इस सवाल की प्रेजेंटेशन ये है कि आप बिल्कुल ऐसे ही करें जैसे किया हुआ है, इसी तरह से बेशक सवाल शुरू यहां से कर दें। सारी वैल्यू हो गई। अब इसकी हम हेडिंग दे देते हैं 1 कह के और एंट्रीज की हेडिंग दे लेते हैं। एक तो करना है सी का एरर ठीक। सी का एरर क्या था? सेल करते हुए हमने ज्यादा से एंट्री कर ली थी, तो क्या एंट्री कर दी थी? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ज्यादा कर दी थी, तो वापस कर देते हैं इन्वेंट्री डेबिट। सेल्स की अमाउंट नहीं पता ना, अगर अमाउंट दी होती है तो हम वो भी एंट्री करते, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न नहीं, सेल्स डेबिट और कैश डेटर क्रेडिट। मैं कर देता हूं। असल में हमने बेचे थे 5600 यूनिट्स, रुपीज इन 1000 काफी है। असल में 5600 बेचे थे, लेकिन 6500 की सेल रिकॉर्ड कर ली, तो सेल की कहीं कोई वैल्यू बताई नहीं कि हम सेल की एंट्री करें, इसलिए सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री रिवर्स कर दी। और 900 यूनिट्स और 900 का एक, कितने हो गए? 810। ये हमने एरर ठीक कर दिया। अच्छा, और कौन सी एडजस्टमेंट करनी है? एनआरवी राइट डाउन। प्रोडक्ट ए से देखना शुरू करते हैं। कैसे पता चलेगा एनआरवी राइट डाउन किस किस पे जरूरत है? जिसकी भी एनआरवी लोअर है ना, मतलब उस पर राइट डाउन करना है। प्रोडक्ट ए में देखें, प्रोडक्ट ए की वैल्यू निकाली थी कोई एनआरवी लोअर? डैमेज वालों की थी एनआरवी लोअर, डिफेक्टिव वालों की एनआरवी लोअर थी। डिफेक्टिव वालों की एनआरवी लोअर थी, तो वो जो डिफेक्टिव वालों की एनआरवी लोअर थी, कितनी लोअर थी? 100 रुपए लोअर थी। कितने यूनिट थे ये? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, और मैंने ये तब भी कहा था बेशक कॉस्ट ऑफ सेल कह दें चाहे P&L कह दें, या दोनों ही स्लैश करके कह दें, और इन्वेंट्री क्रेडिट। यूनिट्स कितने थे? 2400, और कितना राइट डाउन किया था? 100, 240।
और प्रोडक्ट बी में दोनों ही लोअर थे, नॉर्मल वाले भी और डिफेक्टिव वाले भी, तो उसमें भी फिर हम यही काम कर देते हैं। नॉर्मल के यूनिट्स कितने थे? 21,000 और इनकी कॉस्ट और एनआरवी का फर्क 10 रुपये। डिफेक्टिव कितने थे? 4,000 और इनकी कॉस्ट और एनआरवी का फर्क 241। डबल 1,1,7,4। सी और डी में कॉस्ट ही कम थी। अच्छा, पीछे सोल्यूशन में ना वो आई कैप वाला सोल्यूशन ही है, ये सेम है, बस मैंने ये किया कि मैंने ए और बी अलग अलग कर दिया है, उन्होंने ये किया कि नॉर्मल वाले को अलग कर दिया और डिफेक्टिव वाले को मिला दिया, तो एक ही बात है। मैंने ए और बी अलग अलग कर दी, उन्होंने नॉर्मल की अलग एंट्री कर दी और डिफेक्टिव वाले की अलग एंट्री, यही हुई है, लेकिन अमाउंट आपको टैली इसलिए नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो टैली हो जाएगी। उसमें उन्होंने नॉर्मल और डिफेक्टिव की एंट्री अलग अलग कर दी, एंट्री यही की है लेकिन एंट्री अलग की है, इसलिए आंसर डिफरेंट लगेगा, लेकिन वो इफेक्टिवली यही आंसर है। ये था जी 13 नंबर का सवाल। अच्छा, अब इस चैप्टर में मैंने आपको याद करने वाली भी एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बता दिए थे। नहीं, अगर आप इन डबल एंट्रीज की भी वैल्यूज देखें तो ये कैसे निकाला 241? वो सारी वर्किंग की है तो 241 निकलेगा ना, तो वो सारी वर्किंग इसी के लिए भी होनी थी। हाँ, बिल्कुल। और रिक्वायरमेंट 2 एडजस्टेड वैल्यू पूछी थी, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके, बस यहाँ पर सिर्फ इकट्ठा करके लिस्ट डाउन कर देते हैं, दैट्स इट। ए बी सी डी ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सिर्फ यहाँ लिस्ट डाउन कर देते हैं। वन 117 4,3 5,6। अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन बस खत्म है और पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस भी होगी सारी। एक सवाल आया था, एक दफा का जिक्र है, और वो वन ऑफ इट्स काइंड था, और वो आया भी छोटे छोटे से होते थे आप तब लोग 2012 में आप पैम्पर पहनते होंगे? नहीं, ताज़े छोड़े होंगे ना। तो 2012 में एक दफा सवाल आया था, और तब भी शायद मेरा ख्याल है इस वजह से आया होगा कि उस दौर में ना FAR1 में, बल्कि उस वक्त इंट्रो टू काउंटिंग होती थी मॉड्यूल बी, उस दौर में ना बच्चे, आप FAR1 ही कहने चले, FAR1 में एक चीज पढ़ के आते थे कि इन्वेंट्री पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक कैसे पता चलता है। पीरियोडिक सिस्टम में फिजिकल काउंट करना पड़ता है ना, और अगर वो क्लोजिंग स्टॉक है तो फिजिकल काउंट किस दिन करना पड़ेगा? ईयर एंड पे। किसी वजह से अगर ईयर एंड पे गिनती नहीं गिन सके तो उस साल फिर हम क्लोजिंग स्टॉक जान ही नहीं सकेंगे, उस जाने बगैर कब्र में चले जाएंगे। नहीं, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास जानने के और हल होंगे, हम जोड़ तोड़ कर सकेंगे। वो ऐसे कर सकेंगे
कि या तो ईयर एंड पे ना सही, चलो 5 दिन बाद गिन लेते हैं। तो अगर हमने 5 दिन बाद जाकर फिजिकल काउंट कर लिया तो उसी को ईयर एंड का क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। नहीं, उससे उल्टा चल के आना पड़ेगा प्लस माइनस करके। कैसे? सिंपल कॉमन सेंस है। अगर 5 दिन के बाद हमने गिनती की है और हम उसको ईयर एंड तक लाना चाहते हैं तो इन 5 दिनों में जो जो इन हुए थे वो माइनस कर देते हैं और जो जो आउट हुए थे वो ऐड कर देते हैं। और अगर हमने ईयर एंड पे गिनती नहीं कर सके लेकिन उससे हफ्ता पहले कर ली थी इत्तेफाक से, तो उस हफ्ते वाली फिगर पहले को ईयर एंड तक कैसे पहुंचाएं? इन 7 दिनों में जितने इन हुए होंगे वो ऐड कर लें, जितने आउट होंगे लेस कर लें। बस ये एक चीज हुआ करती थी और स्टूडेंट्स को इस पे सवाल आया करते थे। चूंकि FAR 1 में इस पे सवाल आते थे तो इन्होंने कॉस्ट में भी ना इसी का एक वर्जन टेस्ट कर लिया था। लेकिन अब आपने ऐसी चीज इंट्रो में पढ़ी है कोई? नहीं। अब ये चीजें खत्म हो गई। ये आखिरी बार FAR 1 में इन्वेंट्री रहा है। FAR 1 जब बना था ना 2014 में, उससे पहले मॉड्यूल ABCD होते थे। ये कैफ बना था 2014 में। तो मेरा ख्याल है शायद साल 2 साल ये रहा था FAR 1 में, फिर ये FAR 1 से खत्म हो गया था। यानी अब ये FAR 1 में इंट्रो में ये चीज नहीं है। अब जब ये चीज नहीं है तो उम्मीद है कि कॉस्ट में इस तरह का सवाल नहीं आएगा, लेकिन एहतियातन इसको देख लेना चाहिए, छोड़ना मुनासिब नहीं है। तो इसको मैं कह देता हूं एहतियातन टॉपिक। एहतियातन टॉपिक बेशक ज़बानी देख लेते हैं। यानी मैं आपको यहां सामने ना स्लाइड पे क्वेश्चन खोल के तो ज़बानी दिखा देता हूं। बेशक इसको ज़बानी देख लें लेकिन एहतियातन देख लेना चाहिए। ये जो मैं भी बात बता रहा था ना कि पहले गिन लिया या बाद में गिन लिया, और जो आपने अभी सब ज़बानी बिल्कुल ठीक बताया है, ये मैं इसकी हेडिंग दे देता हूं और ये मैंने पेज 4 पे यही चीज लिखी भी हुई है। हाँ जी, पेज 4 पे यही चीज जो आपसे ज़बानी पूछ रहा था लिखी हुई है मैंने इसमें, कि अगर हमने फिजिकल काउंट किया ईयर एंड से पहले और ईयर एंड के स्टॉक तक पहुंचना है, तो पहले तो देखें स्टॉक काउंट ठीक किया था, उसमें कोई एरर तो नहीं था। अगर एरर था तो उसको ठीक कर लें और जितने इन हुए वो ऐड कर लें, जितने आउट हुए वो लेस कर दें। और अगर ईयर एंड के बाद फिजिकल गिना था तो उल्टा चल के वापस आ जाएं। एरर था तो उसको तो ठीक करें ही करें, जितने इन हुए थे वो लेस कर दें, जितने आउट हुए थे वो ऐड कर दें। अब इसमें ना एक सवाल आया था, एक दफा का जिक्र है, वो सवाल बस ज़बानी देख लेते हैं, बस बहुत है, फिर ये चैप्टर खत्म है। और इस चैप्टर में पास्ट पेपर तो सारे ही हो गए डिस्कस, इसके अलावा और कोई पास्ट पेपर नहीं है, ये हम सारे कर लिए। और ये जो इलस्ट्रेशन थी इसमें शायद 1-2 सवाल रह गए हैं, वो देख लेना, खुद ही कर लेना, जिसने करना हो खुद ही कर लेना, और कोई मसला हो तो पूछ लेना। पास्ट पेपर का सवाल क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 11, ये पढ़ लें, ये मैं आपको समझाता हूं। ये एहतियातन वाला है, पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 4 मेहनती लिमिटेड, ये वो एहतियातन वाला सवाल है। इसमें भी इसका पार्ट बी है वो एहतियातन, पार्ट ए तो नॉर्मल वैल्यूएशन का सवाल है। यानी ये सारा बड़ा सवाल बिल्कुल ही फारिग नहीं है, इसका जो पार्ट ए है वो तो नॉर्मल वैल्यूएशन वाला सवाल है। पार्ट बी है जो एहतियातन वाला सवाल। पढ़ ले, मैं बोर्ड पे बताता हूं।
इन्वेंटरी कार्ड जी बिल्कुल, दो अलग अलग मटेरियल है तो दोनों का अलग इन्वेंटरी कार्ड बनेगा। सही। पॉइंट नंबर 5 का यूज किसमें आना है? पढ़ लिया यहाँ तक, सारा पढ़ ले, मैं बताता हूँ। सर एनआरवी हमेशा पीरियड एंड पे चेक की जाती है। जी बिल्कुल, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को करना है ना, वैल्यू लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, तो ये है ही काम ईयर एंड का। हाँ जी, पढ़ लें तो मैं डिस्कस करूं। एसी की कूलिंग कम, आप इधर आ जाए या पीछे हो जाए, क्योंकि फिर वो गर्मी हो जाएगी। इसके बाद अभी कोई क्लास है? FR2 भी है। क्यों? दो रॉ मटेरियल हैं और दोनों रॉ मटेरियल के मे की ट्रांजेक्शंस बताएंगे। बी है, जी है, इश्यूज हैं, रिसीट्स हैं, और फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में आगे इन्हीं की कुछ और ट्रांजेक्शंस हैं। रिक्वायरमेंट ए जो है ना, वो सिंपल वैल्यूएशन का सवाल है, यानी ये एहतियातन टॉपिक में पार्ट ए नहीं है, पार्ट ए इसकी वैल्यूएशन का सवाल है। और उसके लिए ये दोनों इन्वेंट्री कार्ड बनाने पड़ेंगे, वेटेड एवरेज मेथड है, और ये ऊपर इश्यू रिसीट्स वगैरह सब बताए हुए हैं। ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री कार्ड के लिए ओपनिंग स्टॉक थे, दोनों का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ये दोनों की फिजिकल इन्वेंट्री दी हुई है, ये पार्ट बी के लिए। पॉइंट नंबर 2, दोनों की फिजिकल इन्वेंट्री दी है, ये पार्ट बी के लिए। ये भी पार्ट बी के लिए है कि इतने स्टॉक हैं, पार्ट ए के लिए भी इनफैक्ट है
कि बी के इतने और इसके इतने कंटेमिनेटेड हैं, कंटेमिनेटेड मतलब थोड़े से ख़राब है, और ये उनकी आगे एनआरवी बताई हुई, ये भी पार्ट ए और बी दोनों में काम आएगी। पॉइंट नंबर 4, ये पार्ट बी के लिए है, और पार्ट बी। पॉइंट नंबर 6, रिटर्न्स बताई हुई हैं। ऊपर टेबल में रिटर्न्स नहीं लिखी हुई, ऊपर तो सिर्फ परचेज और इशू बताया हुआ है। अब ये आगे रिटर्न्स भी हैं, तो ठीक है, इन्वेंट्री कार्ड में इस्तेमाल कर लेंगे इसको, क्योंकि ऊपर उन्होंने परचेजेस और इश्यूज बताए हैं, रिटर्न ये नीचे अलग से बता दिए पॉइंट नंबर 6 में कि 100 लीटर बी के और 200 लीटर जी के, ये रिटर्न है, तो इसको इन्वेंट्री कार्ड में देख लेंगे। पॉइंट नंबर 7, ये एक एरर बताया हुआ है कि असल में 240 खरीदे थे लेकिन लिखे ऊपर 420 हैं, तो देखें आपको ऊपर लिखे भी 420 नजर आ रहे हैं, असल में 240 थे। इसी तरह से ये जो 250 लिखे हुए असल में 150 थे, तो ये ऊपर लिखे भी 250 नजर आ रहे हैं, ये असल में 150 है। तो ये जब इन्वेंट्री कार्ड हम बनाएंगे तो वो तो सही वाला ही बनाएंगे, तो ये इन्वेंट्री कार्ड बनाया हुआ है। ये मैंने आपको वेटेड एवरेज में जो इन्वेंट्री कार्ड का तरीका बताया था मैंने वही किया हुआ है, बट दोनों मटेरियल का इन्वेंट्री कार्ड बनाया हुआ है, सिंपली वहां से डाटा लिया है, परचेज मैंने सही वाली ले ली, 420 की जगह 240 सही वाली ले ली, और बाकी जो इशू परचेज सब है वो किया हुआ है। तो पार्ट ए में ये इन्वेंट्री कार्ड बनाया, जो सही वाले थे उनकी कॉस्ट लोअर थी और जो खराब वाले थे उनकी एनआरवी लोअर थी, ये मैंने पार्ट ए किया हुआ है। पार्ट ए वैसे ही है जैसे वैल्यूएशन का सवाल है, ये तो इस वक्त डिस्कस करना मकसद नहीं था, ये तो आप हस्बे तौफीक है करना चाहें तो ये भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हो गया ये। तो पार्ट ए तो बस सादा सा वैल्यूएशन का सवाल ही है, मेनली मैं ये सवाल करा रहा हूं इस एहतियातन टॉपिक की वजह से। तो पार्ट ए क्या है, वैल्यू, ये वैल्यू है, बस डबल सवाल हो गया कि दो मटेरियल हैं, तो जैसे वेटेड एवरेज का वो इन्वेंट्री कार्ड बनाते हैं मैंने वही बनाया हुआ है, सिंपली ट्रांजैक्शंस लेके लिखी हुई, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकाली, जो सही वाले थे उनके ऊपर ये रेट लग गया, जो खराब वाले थे उन पे एनआरवी लग गई। ये दोनों मटेरियल मैंने केमिकल बी किया है, इसी तरह से केमिकल जी भी है इसके नीचे, ये केमिकल जी का इन्वेंट्री कार्ड बनाया, और ये उनके सही वालों के ऊपर कॉस्ट और खराब वालों के ऊपर एनआरवी। ठीक है, ये सिंपली वैल्यूएशन का सवाल है, हो गया। अच्छा, एहतियातन टॉपिक जिसके लिए मैंने सवाल शुरू किया है वो ये कि रिकंसाइल फिजिकल इन्वेंट्री बैलेंस विद द बैलेंसेस एज पर बुक्स। तो जो पार्ट ए में हम इन्वेंट्री कार्ड बना चुके, उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक सही निकाल लिया, वो बुक्स है या फिजिकल है? इन्वेंट्री कार्ड वो बुक्स है, फिजिकल किधर है? फिजिकल ये है, फिजिकल इन्वेंट्रीज वर ये। अब जो हमारे इन्वेंट्री कार्ड में फिगर आ रही है और यहां पर आ रही है, ये बराबर नहीं है। जब किसी चीज को रिकंसाइल करने को कहा जाता है ना, तो उसका मतलब ये होता है, आपने इंट्रो में बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ी हुई? इंट्रो में बैंक रिकंसिलिएशन किसको किससे टैली करते हैं? जो कैश बुक का बैलेंस है और जो बैंक स्टेटमेंट का है। क्यों उनको टेंशन लेते हैं बराबर करने की? क्योंकि वो बराबर होने चाहिए थे। अगर बराबर नहीं है तो कोई वजह होगी, तो वो वजह क्या है? अनप्रेजेंटेड चेक, अनक्रेडिटेड चेक, बैंक के एरर्स। तो सेठ की तसल्ली के लिए हम उसको कागज बना के दिखाते हैं कि टेंशन ना लो, देखो बराबर ही है, ये जो तुम्हें बराबरी की वजह नजर आ रही है कि बराबर नहीं, वो ये वजह है बस, बाकी सब ठीक है। ये रिकंसिलिएशन होती है। तो जो स्टॉक हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक क्लोजिंग होना चाहिए है, फिजिकली भी उतना होना चाहिए ना। अगर नहीं है तो कोई मसला होगा, तो वो कह रहा है जी आप रिकंसाइल करके देंगे, क्या मसला है? तो फिजिकल ये बता दिया, और बुक्स में कितना है वो पार्ट ए में निकाल लिया। अब उनमें जो फर्क है उसकी रिकंसिलिएशन बनानी है, बिल्कुल जैसे बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं, एक बैलेंस से शुरू करते हैं, डिफरेंसेस लिखते हैं प्लस माइनस, और अगर आंसर दूसरे के बराबर आ जाए तो ठीक है, हो गई रिकंसिलिएशन। तो इसमें भी हम लोग फिजिकल से शुरू कर लेते हैं। अब उसमें देखें इन पॉइंट्स का कहां क्या काम है। पहले पॉइंट में मई के महीने का ओपनिंग स्टॉक बताया हुआ है,
इसका उससे क्या ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं, 0.1 छोड़ दिया। 0.2 ये क्लोजिंग फिजिकल स्टॉक बताया हुआ है, लेकिन बी का कब गिना? 1 जून नहीं, हमें तो 31 मई को गिनना था। जी का कब गिना? 31 में। जी वाला ठीक है, बी वाले एक दिन बाद गिना है, तो हमें 31 मई तक लाने के लिए क्या करना है? वो जो 1 जून की ट्रांजैक्शन है उनको रिवर्स करना पड़ेगा। अब वो 1 जून की ट्रांजैक्शन क्या है? वो ये 250 लीटर हैं जो 1 जून को रिसीव हुए थे बी के, इनको लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बी के गिने थे हमने 1 जून को, हमें 1 जून से 31 मई तक आना है, तो 1 जून की ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना। तो इस 535 में से हमें 250 लेस करना पड़ेगा। बल्कि सामने मैं बार बार स्क्रीन का चेंज करूं, वो सॉल्यूशन ही देख लें, यानी मेरा यहां समझें और सामने सॉल्यूशन रख लें। तो केमिकल बी में देखें, 535 में से 250 लेस कर दिया। पार्ट बी अगले पेज पे 535, इसमें 250 क्यों लेस कर दिया? क्योंकि 535 31 मई को गिना ही नहीं है, ये तो 1 जून को गिना है। तो 31 मई तक पहुंचाने के लिए ये जो 1 जून में रिसीव हुए थे इसको लेस करना पड़ेगा, तो ये लेस कर दिया। ओके, पॉइंट नंबर 4 नहीं 3 में तो ये बताया। अच्छा चलें ठीक है, मैं असल में ना ये फिजिकल इन्वेंट्री की गलतियां बता रहा हूं पहले, इसलिए मैं पॉइंट 4 पे आया हूं। 535 में क्या मसला है? एक दिन बाद का था, रिवर्स करने के लिए 250 लेस कर दिया। 140 में भी मसला है। 140 में मसला ये है कि फिजिकल काउंट कब करना चाहिए था? 31 में सुबह या शाम को? आखिरी काम, आखिरी काम। क्यों आखिरी काम? क्योंकि क्लोज करके ये बैलेंस बचा है। अब अगर इसके बाद फिर 31 मई को कोई ट्रांजैक्शन कर ली तो फिर तो वो क्लोजिंग ही सही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग कहते ही इसलिए हैं कि उस दिन जब हम ट्रांजैक्शंस क्लोज करके घर जा रहे थे तो स्टॉक कितना था। तो हुआ क्या कि अकाउंटेंट को नहीं, स्टॉक गिनने वाले को शायद थोड़ी जल्दी थी, वो ठोकर तक पहुंच गया हुआ था। तो उसने क्या किया कि उसने 140 गिने बेशक 31 मई को, लेकिन सुबह सुबह गिनाया, क्योंकि उसके गिनती करने के बाद 95 लीटर्स ऑफ जी इशू हुए आफ्टर फिजिकल काउंट। ये माइनस करेंगे तो सही फिजिकल काउंट निकलेगा, क्योंकि गिनने वाले ने 140 गिने बेशक 31 मई को, लेकिन वो सुबह सुबह गिनाया, स्टोर से 95 मजीद निकले हैं उसके बाद, तो सही क्लोजिंग स्टॉक 140 है ही नहीं। सही के लिए क्या करें? 95 माइनस, तो देखें 95 माइनस किया हुआ है जी में है, तो ये फिजिकल काउंट में एरर थे, ये ठीक कर लिए। पॉइंट नंबर 3, ये जो 95 और 105 हैं, ये कंटेमिनेशन की वजह से थोड़े से खराब हैं, लेकिन हैं तो अपने ही ना। अगर घर में दादाजी बीमार हैं तो उनकी चरपाई घर से बाहर थोड़ी निकाल आएंगे, हैं तो अपने घर के लोग ना। तो 95 और 10 कंटेमिनेटेड हैं, लेकिन फिजिकली गिनने वाले ने क्या किया? इनको गिना ही नहीं। भाई अपना स्टॉक है तो क्या करें? गिन। तो देखें ऐड कर लिया। नहीं, ये कंटेमिनेटेड हैं, ये हैं तो हमारी ही इन्वेंट्री ना, इन्वेंट्री से तो इनकार नहीं है ना, हमारी इन्वेंट्री है ये। और जो हमने इन्वेंट्री कार्ड बनाया है, बेशक इनकी वैल्यू अलग लगाई है, लेकिन है तो हमारी इन्वेंट्री। तो गिनने वाले ने इनको इन्वेंट्री में ही नहीं गिना, वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्टॉक चेक, है तो हमारी इन्वेंट्री, तो इसलिए इसको साथ ऐड कर दिया। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 डन, पॉइंट 4 डन। पॉइंट नंबर 5, 150 लीटर ऐसे हैं जो हमारे पास पड़े हुए हैं, लेकिन ये हमारे हैं ही नहीं। ये तो कस्टमर ने अमानत रखवाई हुई है, तो हमारे हैं, लेकिन फिजिकल गिनने वाले ने इनको गिन लिया होगा, हमारे तो है ही नहीं ये, तो ये बी में से 150 माइनस कर दिए। और इसी का उलट जी के 100 लीटर ऐसे हैं
जो हमने अमानत के तौर पे अपने सप्लायर के पास रखवाए हुए हैं वो हमारे, लेकिन फिजिकली हमारे पास नहीं है, तो गिनने वाले ने गिने ही नहीं होंगे, तो इनको ऐड कर देंगे। तो ये 150 लेस हुआ है और 100 ऐड हुआ। 100 लीटर रिटर्न हुए थे, तो ठीक है, हुए थे तो हुए थे। 31 मई को रिटर्न हो गए थे तो बस हो गए, स्टॉक में आ गए होंगे, गिने गए होंगे। और 200 लीटर 1 जून को रिटर्न हुए थे, वो तो हमारे सवाल से ही बाहर निकल गया। पॉइंट नंबर जी, कहाँ नहीं रिसीव हुए? ये वाले नहीं, ये जो बात है ना कि जब एक्चुअली यूनिट्स हमारे पास आ जाते हैं तब परचेज रिकॉर्ड करते हैं, ये बस एक जनरल सा असूल है। असल रूल ये है कि जब वो चीज हमारी हो गई तो वो हमारी है। देखो, अगर सप्लायर के पास है ऑन एमएल्स बिहाफ, तो हमारे हैं, तो वो कह रहा है ना एमएल के बिहाफ पे सप्लायर के पास पड़े हुए हैं, तो वो हमारी चीज है। लेकिन चूंकि फिजिकली हमारे पास नहीं पड़ी तो गिनने वाले ने नहीं गिनना होगा, तो ऐड कर देते हैं। और लास्ट, ये एरर हुआ था रिकॉर्ड करते हुए, अभी चल रही है बस, रिकॉर्ड करते हुए एरर हुआ था, तो वो तो हमने इन्वेंट्री कार्ड बनाते हुए ठीक कर ही लिया है। इन्वेंट्री कार्ड बनाते हुए कर लिया, ठीक ही है, तो बस हो गया ठीक, बस हो गया, सवाल खत्म, इन्वेंट्री वैल्यूएशन खत्म। लास्ट टाइम इससे सवाल आया था, लेकिन उसमें ना ओवरहेड्स भी मिक्स थे, तो इसलिए वो जब तक हम ओवरहेड्स वगैरह नहीं कर लेते तब तक वो सवाल डिस्कस नहीं हो सकता। उसके अलावा ये सारा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।